हारून सिकंदर की, जो एक बड़े रईस बाप का इकलौता अमीर, कामयाब मगर हद से ज्यादा मगरूर बेटा था। लंबा कद, पुरकशिश शख्सियत, खूबसूरत चेहरा, महंगे सूट, कीमती गाड़ियां और दौलत के नशे में चावर दिल। वो एक बड़ी कंपनी का मालिक था, जहां सैकड़ों लोग उसके नीचे काम करते थे। मगर उसकी सबसे बुरी आदत ये थी कि वो हर नई सेक्रेटरी को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा लेता, फिर दिल भर जाने पर इसे छोड़ देता। लड़कियां इसके लिए सिर्फ एक खिलौना थीं। दूसरी तरफ फरीशा खान थी, 20 साला हुसैन, सादा, तालीम याफ्ता और बावकार लड़की। लंबे सिया स्टेप कटिंग बाल, बड़ी भूरी आंखें, घनी पलकें, गुलाबी होंठ और मासूम सा चेहरा। वो एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखती थी। इसके घर में बीमार वालिदा थीं और घर के हालात खराब थे, इसलिए फरीशा रोजगार की तलाश में दर बदर फुरती थी। वो कई कंपनियों में गई, कई दफातर के चक्कर लगाए, मगर कहीं नौकरी ना मिली। आखिरकार किस्मत ने इसे एक बड़े शॉपिंग मॉल में सील्स गर्ल की नौकरी दिला दी। तनख्वाह कम थी, मगर घर चलाने के लिए काफी थी। एक दिन हारून सिकंदर अपने चंद बॉडीगार्ड्स और असिस्टेंट के साथ इसी मॉल में आया। महंगी घड़ी, काले चश्मे और गुरूर से भरी चाल। वो कुछ खरीदारी कर रहा था कि अचानक एक नर्म आवाज उसके कानों में गूंजी। सर, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? सर कुछ और लेना चाहेंगे? आपको मैं क्या आपकी चाहिए? मदद करूं? हारून नहीं, ने नजर थैंक्स। उठाकर देखा, और जैसे वक्त रुक गया, सामने फरीशा खान खड़ी थी। इसकी सादगी में ऐसी कशिश थी कि हारून चंद लम्हे इसे देखता ही रह गया। पहली बार किसी लड़की को देखकर वो खामोश हुआ था। जी, मुझे एक अच्छा सा परफ्यूम चाहिए, हारून ने नजरें चराए बगैर कहा। फरीशा ने प्रोफेशनल अंदाज में कई परफ्यूम दिखाए, एक मुंतखब करवाया, बिल बनाया और शुक्रिया कहकर मसरूफ हो गई। हारून परफ्यूम तो ले गया, मगर अपना दिल वहीं छोड़ आया। अगले दिन वो दोबारा इसी मॉल पहुंचा। इसकी नजरें हर तरफ सिर्फ फरीशा को तलाश कर रही थीं। आखिर वो नजर आ गई। सर, आज आपको क्या चाहिए? फरीशा ने रस्मी लहजे में पूछा। हारून मुस्कुराया। कुछ नहीं, कल यहां एक लड़की थी, मैं इसे ढूंढ रहा हूं। फरीशा ने हैरत से कहा, वो कौन थी? हारून ने आहिस्ता से कहा, अब। फरीशा ने नजरें झुका ले। हारून ने पहली बार किसी लड़की से नर्म लहजे में पूछा, अब यहां काम क्यों करती है? जरूरत है सर, घर चिल्लाना है, इसीलिए। ये सुनकर हारून के दिल में अजीब सी हलचल हुई। दौलत में पलने वाला लड़का पहली बार किसी की मजबूरी सुन रहा था। चलिए, एक कप चाय पी लेते हैं मेरे साथ। नहीं सर, मुझे काम है, प्लीज, सिर्फ 10 मिनट। मैंने कहा ना नहीं। हारून ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा कार्ड है, जब कभी कोई मुश्किल हो मुझे फोन कर देना। फरीशा ने कार्ड लिया, मगर बगैर कुछ कहे वापस अपने काम में लग गई। हारून वहां से चला तो गया, मगर पहली बार उसे लगा कि कोई लड़की उसे नजरअंदाज करके चली गई है। और यही बात इसके दिल में उतर गई। उसे अंदाजा नहीं था कि ये लड़की उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अब हारून सिकंदर का हाल ये हो गया था कि वो रोज किसी न किसी बहाने शॉपिंग मॉल पहुंच जाता। कभी घड़ी खरीदने आता, कभी शर्ट, कभी परफ्यूम, कभी सिर्फ घूमने के नाम पर। मॉल की दूसरी लड़कियां हंसती हुई फरीशा से कहती, लो जी, फिर आ गया तुम्हारा दीवाना। फरीशा शर्माकर कहती, फजूल बातें ना करो, वो बस गाहक है। मगर वो जानती थी कि हारून सिर्फ उसी के लिए आता है। हर रोज वो इसे चाय या कॉफी की दावत देता। प्लीज, सिर्फ एक कप कॉफी। नहीं सर, सिर्फ 10 मिनट। नहीं। हारून हंस देता, मगर उसकी जिद कम ना होती।
ایک دن ہارون کے جانے کے بعد فریشہ کی دوست نے کہا، یار ایک بار چلی جاؤ، کم از کم سنو تو صحیح وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ فریشہ خاموش رہی۔ شام کو جب اس کی ڈیوٹی ختم ہوئی اور وہ گھر جانے لگی تو اچانک ایک بڑی سیاہ گاڑی اس کے سامنے آ کر رکی۔ دروازہ کھلا، اندر ہارون سکندر بیٹھا تھا۔ بیٹھ جائیے، صرف کافی، پھر میں خود آپ کو گھر چھوڑ دوں گا۔ فریشہ نے کچھ سوچا، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہارون اسے شہر کے ایک نہایت مہنگے ریسٹورنٹ میں لے گیا۔ نرم روشنی، خوبصورت ماحول، خاموش موسیقی۔ کافی آ گئی۔ ہارون پہلی بار سنجیدہ لہجے میں بولا، آخر آپ کی کیا مجبوری ہے کہ آپ اتنی معمولی تنخواہ پر وہاں کام؟ میرا والد بیمار ہے جس کی وجہ سے مجھے جاب کرنا پڑی۔ آنکھیں نم ہو گئیں۔ میرے والد بہت بیمار ہیں، گھر کے حالات خراب ہیں، میں نے یونیورسٹی بھی مکمل نہیں کی، نوکری کی ضرورت تھی اس لیے پڑھائی چھوڑ دی۔ ہارون کچھ لمحے خاموش رہا، پھر بولا، بس اتنی سی بات، کل آپ میرے آفس آ جائیے، میں آپ کا بندوبست کرتا ہوں۔ فریشہ حیران رہ گئی۔ اگلے دن وہ ہارون سکندر کے شاندار آفس پہنچی۔ ہارون نے اسے اپنی کمپنی میں ایک اچھی پوسٹ پر رکھ لیا، اچھی تنخواہ کے ساتھ۔ فریشہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ گھر گئی، اپنی ماں کو ساری باتیں بتائیں۔ ماں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ آہستہ آہستہ فریشہ کے حالات بدلنے لگے۔ گھر میں سکون آنے لگا، دوائیاں آنے لگیں، اخراجات پورے ہونے لگے۔ ادھر آفس میں ہارون کا ایک نہایت خاص آدمی بھی تھا جس کا نام سلیم تھا۔ عمر تقریباً 45 سال، وفادار، سمجھدار، اور برسوں سے ہارون کے ساتھ۔ اس کی ایک بیوی اور 8 سالہ بیٹی تھی۔ وہ ہارون کا ہر راز جانتا تھا اور ہر کام سنبھالتا تھا۔ ایک دن آفس میں اچانک ایک خوبصورت مگر غصے سے بھری لڑکی آئی۔ اس کا نام انابیہ تھا۔ وہ ہارون کی پرانی سیکریٹری رہ چکی تھی اور کبھی ہارون کے بہت قریب بھی تھی، مگر اب ہارون نے اسے نظر انداز کرنا شروع کر دیا تھا۔ انابیہ سیدھا ہارون کے کمرے میں داخل ہوئی اور اندر جا کر بلند آواز میں اس سے باتیں کرنے لگی۔ فریشہ اپنی میز سے شیشے کی کھڑکی سے یہ سب دیکھ رہی تھی، مگر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ لڑکی کون ہے۔ کچھ دیر بعد دروازہ زور سے کھلا۔ انابیہ غصے میں باہر نکلی، دروازہ زور سے بند کیا اور جاتے جاتے فریشہ کو بڑے غور سے دیکھا۔ اس کی نظروں میں حسد، غصہ اور نفرت تھی۔ فریشہ ساکت رہ گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لڑکی کون تھی اور ہارون سکندر سے اس کا کیا رشتہ تھا۔ اسی وقت اچانک فریشہ کے پاس گھر سے کال آئی۔ آواز کانپ رہی تھی، فریشہ، تمہارے بابا کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، ہم انہیں ہسپتال لے آئے ہیں۔ فریشہ کے ہاتھ سے فون تقریباً گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اتر آیا۔ وہ فوراً آفس سے نکلی اور جلدی جلدی ہسپتال پہنچ گئی۔ جب ہارون سکندر کو یہ خبر ملی تو وہ بھی فوراً وہاں پہنچ گیا۔ فریشہ کے والد ایک سرکاری ہسپتال میں داخل تھے جہاں سہولیات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ ہارون نے ایک نظر حالات دیکھے اور فوراً انتظامیہ سے بات کی۔ چند ہی دیر میں فریشہ کے والد کو شہر کے ایک بڑے نجی ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا۔ بہترین ڈاکٹر بلائے گئے، ٹیسٹ ہوئے، علاج شروع ہوا۔ فریشہ حیران تھی کہ ایک شخص اس کے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہا ہے۔ چند دنوں بعد اس کے والد کی طبیعت بہتر ہونے لگی۔ جب ہسپتال کا بل سامنے آیا تو فریشہ کے چہرے کا رنگ الفاڑ گیا۔ یہ اتنے پیسے میں کیسے ادا کروں گی؟ ہارون سکندر مسکرایا، کیا ہو فریشہ؟ کاغذ اس کی طرف یہ بل بڑھایا اور بولا، تم یہاں سائن کر دو، بس میں دیکھ یہاں لوں گا۔ ایک سائن کر دو۔ فریشہ نے بے یقینی سے دیکھا، پھر دستخط کر دیے۔ ہارون نے فوراً پورا بل ادا کر دیا۔
इस दिन फरीशा के दिल में हारून के लिए एहतराम और नर्म गोशा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया। अब हारून अक्सर उसे अपने साथ मीटिंग्स में ले जाने लगा। बड़े बड़े बिजनेस डील्स, कॉन्फ्रेंस रूम, लंच मीटिंग्स, महंगे रेस्टोरेंट्स। फरीशा एक नई दुनिया देख रही थी। हारून ने आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल जीत लिया था। एक दिन फरीशा ऑफिस में काम कर रही थी कि अचानक अनाबिया अंदर आई। वो पहले से ज्यादा गुस्से में थी। वो सीधा हारून के कमरे में गई और बुलंद आवाज में बोली, मैं प्रेग्नेंट हूं, तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, इसलिए मुझसे फौरन शादी करो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। हारून कुर्सी पर मैं तेज डीएनए लगाकर टेस्ट हंसा। करवाऊंगी और दुनिया मैं को कैसे बताऊंगी। मान लूं कि ये बच्चा मेरा है? अनाबिया तड़प कर बोली, तुम अच्छी तरह जानते हो। हारून सर्द लहजे में बोला, कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर नहीं तो निकल जाओ यहां से। अनाबिया की आंखों में आंसू आ गए। वो रोती हुई बाहर निकली। जाते जाते वो फरीशा के पास रुकी और धीमी मगर खतरनाक आवाज में बोली, जितनी जल्दी हो सके ये नौकरी छोड़ दो, वरना बहुत महंगी कीमत चुकाएगी। हारून सिकंदर तुम्हारे साथ भी वही करेगा जो सबके साथ करता है। फरीशा साकित रह गई। वो अनाबिया की बात समझ न सकी, मगर दिल में अजीब सा खौफ उतर गया। अलिफ। उधर हारून ने फौरन अपने खास आदमी सलीम को बुलाया। जितनी जल्दी हो सके अनाबिया का मसला खत्म करो। सलीम खामोशी से सर हिलाकर चला गया। कुछ देर बाद खबर आई कि अनाबिया की गाड़ी का खौफनाक एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया से चली गई। पूरे ऑफिस में अफसोस की लहर दौड़ गई। सब हैरान थे, कुछ रो रहे थे, कुछ खामोश थे। फरीशा का दिल कांप उठा। अगले दिन ऑफिस में हारून सिकंदर की सालगिरह थी। पूरा दफ्तर सजाया गया था। फरीशा को मालूम नहीं था कि आज हारून की सालगिरह है। जब वो ऑफिस पहुंची तो सब देखकर हैरान हुई और शानदार लंच का इंतजाम हारून की तरफ से था। हर मुलाजिम उसे मुबारकबाद दे रहा था। रह गई। वो आज निहायत खूबसूरत सफेद सूट में थी, जिस पर सुर्ख फूल बने हुए थे। नफीस अंदाज में ओढ़ा हुआ दुपट्टा, हैप्पी हाथ में बर्थडे सुर्ख सर। गुलाबों का बड़ा सा गुलदस्ता। वो धीरे Happy धीरे birthday, हारून के सामने आई। सर। मुस्करा कर बोली, हैप्पी बर्थडे सर, और गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ा दिया। हारून चंद लम्हे उसे देखता ही रह गया, क्योंकि आज पहली बार फरीशा किसी ख्वाब की तरह लग रही थी। हारून सिकंदर ने अपने तमाम स्टाफ के सामने निहायत खूबसूरत केक काटा। पूरा हॉल तालियों और खुशियों की आवाज से गूंज उठा। हैप्पी बर्थडे सर। सब मुलाजमीन मुस्कुराते हुए उसे मुबारकबाद दे रहे थे। कमरे की फिल्श चल रही थी, हर तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी। फरीशा भी वहीं मौजूद थी। वो खामोशी से एक तरफ खड़ी हारून को देख रही थी। केक काटने के बाद हारून सिकंदर ने अपने तमाम स्टाफ के लिए शहर के एक निहायत आलीशान रेस्टोरेंट में लंच का इंतजाम किया। सब लोग खुशी खुशी वहां पहुंचे, मगर हारून ने फरीशा के लिए अलग अपने साथ एक खास वीआईपी टेबल You सजवा remember रखा था। the first फरीशा time we जब dined वहां here? पहुंची तो हैरान रह गई। टेबल पर सफेद फूल, खुशबूदार मोमबत्तियां, खूबसूरत बर्तन और समंदर की तरफ खुलती खिड़कियां थीं। हारून ने कुर्सी खींचकर कहा, आइए, ये लंच तो आज लगता है आप जैसे मेरी कोई खास ड्रीम हो। मेहमान हैं। तुम्हारी हर बात एक नई दुनिया फरीशा बनाती है। हल्का सा मुस्कुराई और बैठ गई। दोनों ने साथ लंच किया। हारून मुसलसल इसकी बातें सुनता रहा और फरीशा पहली बार बेफिक्री से हंस रही थी। लंच के बाद हारून ने गाड़ी निकाली और बोला, चलिए, आज आपको एक खूबसूरत जगह दिखाता हूं। वो दोनों लॉन्ग ड्राइव पर निकल गए। शहर की मसरूफ सड़कें पीछे रह गईं और गाड़ी समंदर के किनारे जा रुकी। शाम का वक्त था। बड़ा सुनहरा सूरज आहिस्ता आहिस्ता समंदर में उतर रहा था। इसकी सुनहरी रोशनी लहरों पर बखर रही थी। ठंडी हवा चल रही थी
साहिल पर सुकून सा जादू फैला हुआ था। हारून ने फरीशा की तरफ हाथ बढ़ाया। आए। वो दोनों नंगे पांव पानी में उतर गए। ठंडी लहरें उनके कदमों से टकरा रही थीं। ये कंगन फरीशा के हाथों में सफेद तुम्हारे मोतिये हाथ का का एहसास खूबसूरत है। कंगन था, जिसके दरमियान सुर्ख गुलाब लगा था। ये कंगन हारून ने गाड़ी में उसे तोहफे में दिया था और अब उसकी खुशबू साहिल की हुआ में घुल रही थी। हारून ने हंसते हुए अचानक पानी उछाला। आह! फरीशा चीख कर हंस पड़ी। उसने भी जवाब में हारून पर पानी फेंका। फिर दोनों बच्चों की तरह एक दूसरे पर पानी उछालते, दौड़ते, हंसते खेलते रहे। चंद लम्हों में फरीशा के कपड़े भीग ये गए, वक्त इतना इसके बाल खूबसूरत चेहरे है। से चिपक गए और वो सांस फूलने से रुक गई। हारून ने मुस्कुराते हुए इसका हाथ पकड़ा और इसे अपनी तरफ खींच लिया। फरीशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हुआ खामोश हो गई। लहरें जैसे थम सी गईं। हारून ने आहिस्तगी से अपना हाथ बढ़ाया और उसके होंठों को उंगलियों से छू लिया। फरीशा की पलकें झक गईं। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। डूबते सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी और वो लम्हा मोहब्बत की खामोश जबान बन चुका था। अगले दिन फरीशा ऑफिस पहुंची तो वो निहायत नफीस अंदाज में तैयार थी। सिया ट्राउजर, लंबा ब्लैक कोट, ऊंची हील वाले ब्लैक पम्प और संवरे हुए बाल। इसकी शख्सियत में एक वकार और खूबसूरती थी जिसने ऑफिस में सबकी नजरें अपनी तरफ खींच ले। वो हारून सिकंदर के कमरे में दाखिल हुई। हारून ने उसे देखते ही मुस्कुरा कर कहा, अच्छा हुआ तुम आ गईं। आज कुछ बड़े बिजनेस गेस्ट्स आ रहे हैं, अहम मीटिंग्स हैं। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। जी सर। कहाँ जाना है? शाम 5 बजे के बाद मेरे फार्म हाउस आ जाना। मैं पहले पहुंच जाऊंगा। वहां पार्टी भी है, बड़े बड़े लोग होंगे। फिर उसने फरीशा को गौर से देखा और कहा, और हां, इस ड्रेस में मत आना। मैंने तुम्हारी पार्लर बुकिंग करवा दी है। सलीम तुम्हें पार्लर छोड़ देगा, वहां से तैयार होकर सीधा फार्म हाउस आ जाना। फरीशा हाँ कुछ अम्मी मैं लम्हे ठीक हूँ। खामोश रही। हाँ कल फिर मीटिंग है। आहिस्ता से बोली, जी सर। उसने फौरन घर फोन किया और अपनी वालिदा को बताया कि आज उसे देर हो जाएगी क्योंकि अहम मीटिंग है। शाम को सलीम उसे लेने आया। पहले वो इसे एक महंगे पार्लर ले गया जहां इसका मेकअप, हेयर स्टाइल और ड्रेसिंग करवाई गई। जब फरीशा तैयार होकर बाहर निकली तो खुद को आईने में पहचान न सकी। वो किसी अमीर खानदान की शहजादी लग रही थी। सलीम उसे गाड़ी में बिठाकर फार्म हाउस ले गया, मगर वहां पहुंचकर फरीशा हैरान रह गई। जहां पार्टी, रोशनियों और मेहमानों का शोर होना चाहिए था, वहां अजीब सा सन्नाटा था। उसने घबराकर कहा, यहां तो कोई नहीं। हम कहीं गलत जगह तो नहीं आ गए? सर ने तो कहा था पार्टी है। सलीम ने सर्द लहजे में कहा, आप अंदर चलीं, सब आ जाएंगे। वो उसे एक बड़े कमरे में ले गया। आप यहां बैठें, मैं देखता हूं। कुछ देर बाद चंद मेहमान आए। वो उम्र रसीदा, दौलतमंद और बासर लोग लग रहे थे। हारून उनसे दूसरे कमरे में मीटिंग करने लगा। फिर फरीशा को कहा गया कि वो उनके लिए रिफ्रेशमेंट लेकर जाए। जब वो ट्रे लेकर अंदर गई तो इसका दिल बेचैन हो उठा। कमरे में सिर्फ मर्द थे और सबकी नजरें अजीब अंदाज में इस पर जिमी हुई थीं। वो जल्दी से सामान रखकर बाहर आ गई। अब इसके दिल में सवाल पैदा हुआ, इसे पार्लर क्यों भेजा गया? इतना तैयार क्यों करवाया गया? ये कैसी पार्टी थी? कुछ देर बाद सब लोग चले गए, सिर्फ एक शख्स अंदर रह गया। हारून दूसरे कमरे में बैठा सिगरेट पी रहा था और कुछ फाइलें देख रहा था। उसने एक फाइल फरीशा को दी। ये फाइल अंदर ले जाओ और जो सेठ बैठे हैं उनसे साइन करवा लो। फरीशा फाइल लेकर अंदर गई। जैसे ही इसने फाइल आगे बढ़ाई, इस शख्स ने बहाने से इसका हाथ पकड़ लिया।
फरीशा फौरन पीछे हटी। वो शख्स हंसा, फिर जबरदस्ती उसे अपने करीब बिठाने लगा। फरीशा झटके से खड़ी सर, हुई वो और आदमी, भागती हुई बाहर उसने आई। मेरा हाथ पकड़ा। वो सर, सीधे वो हारून मेरा के हाथ पास पकड़ा। पहुंची। मैं तुम्हें यहाँ क्यों कुर्सी किया पर समझ बैठा नहीं है, सिगरेट तुम्हें बस के थोड़ा सा धुएं अपने की नकल खुशबू होगा। आ रहा था। सर, वो आदमी, उसने मेरा हाथ पकड़ा, हारून ने बेपरवाही से कहा। तो क्या हुआ? फरीशा हैरान रह गई। सर, आप ये क्या कह रहे हैं? हारून ने सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा। मैं तुम्हें यहां क्यों लाया हूं, अब तक समझ नहीं आए। मुझे तुम पे आपसे ये एक साइन उम्मीद से नहीं मुझे थी। करोड़ों का फायदा होगा। आप इतने गिर तुम्हें सकते हैं। सिर्फ थोड़ा सा वक्त देना है। फरीशा की आंखों में आंसू आ गए। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने गिर सकते हैं। हारून जोर से हंसा। तुम्हें क्या लगा था? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुम जैसी बहुत आए, बहुत गई। फरीशा का दिल टूट गया। सर, हारून ने जोर से आवाज लगाई। सलीम। सलीम फौरन अंदर आया। उसे अंदर ले जाओ। फरीशा चीखी, रोई, मिन्नतें की, मगर किसी ने ना सुना। सलीम ने जबरदस्ती इसके बाजू पकड़े, इसे कमरे की तरफ घसीटा, अंदर धकेला और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। फरीशा दरवाजा पीटती रही। खोलो, खुदा के लिए दरवाजा खोलो। मगर बाहर सिर्फ खामोशी थी। और उसी खामोशी में पहली बार फरीशा को समझ आया कि इंसान का सबसे खतरनाक चेहरा वो होता है जो मोहब्बत के निकाब में छुपा हो। हारून सिकंदर ने सर्द अंदाज में अपनी कोट की जेब से गाड़ी की चाबी निकाली, फिर उंगली पर घुमाते हुए एक मगरूर मुस्कुराहट दी। इसके चेहरे पर न कोई अफसोस था, न कोई पछतावा। रात की ठंडी हवा में इसके सिया बाल हल्के से लहरा रहे थे, जबकि फार्म हाउस की मध्यम रोशनी इसके चेहरे को मजीद पुरस्कार बना रही थी। वो आहिस्ता कदमों से अपनी कीमती ब्लैक कार की तरफ बढ़ा। सलीम खामोशी से दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ा हो गया। हारून सिकंदर पूरे रोब और गुरूर के साथ गाड़ी में बैठा, चाबी घुमाई और अगले ही लम्हे गाड़ी के इंजन की गिरजती आवाज खामोश रात में फैल गई। चंद सेकंड बाद वो लग्जरी गाड़ी अंधेरे रास्तों में दूर होती चली गई। शैतान सिफत हारून सिकंदर के चुंगल से बच पाएगी जिसने इसे झूठे प्यार के जाल में फंसाया। क्या उसकी मासूमियत तबाह हो जाएगी या किस्मत इसके लिए निजात का दरवाजा खोलेगी? जानने के लिए कहानी का अगला हिस्सा जरूर देखें। हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आप ऐसी दिल छू लेने वाली